चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद यह है कि आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। कैसे, उसके लिए डेमो देखिए। जैसे अपने पास ये ग्लास है, ग्लास में पानी है, ग्लास में क्या है, पानी। तो पूरा जो आप केवल वाटर पर कंसंट्रेट कीजिए, ये वाटर सरफेस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऑयल की एक सरफेस बनाना चाहिए, तो मैंने ऑयल का डब्बा लिया और इसमें कुछ ऑयल की ड्रॉप शामिल कर दी बहुत सारा, ठीक है। क्या होगा देखते हैं। होगा ये कि ऑयल की एक लेयर इसके ऊपर जम जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, सही है। तो अब अगर आप इसका कलर देखेंगे तो कलर देखने पर कुछ रंग बिरंगे कलर आपको नजर आएंगे, ठीक। जैसे सड़क पर जो पेट्रोल वाला क्या है, पेट्रोल या डीजल वाला गाड़ी जब चलता है, थोड़ा सा अगर पेट्रोल कहीं से लीकेज हो जाए, जैसे ये रोड सरफेस, पेट्रोल थोड़ा सा लीकेज हुआ, थोड़ा सा अगर लीकेज हुआ है तो क्या होगा कि उसके हमें वो चमकता है, अलग अलग कलर वो क्या करता है, रेडिएट करता है, उसके रंग बिरंगे कलर हमें नजर आते हैं, ठीक है। वो क्यों आते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसी के टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ठीक है। चलिए, तो समझते हैं इसे, क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट दिखाया उस पर देखिए। मान लीजिए कि ये वाटर सरफेस था पूरा, ये पूरा वाटर, ओके। अब इसके ऊपर मैंने ऑयल का एक लेयर तैयार किया, मतलब ऑयल इसके ऊपर डाल दिया सीधा सा, ठीक है। तो ऑयल इस तरह से कुछ जम गया, कैसे भी जमे, बस मैंने एक आइडिया दिखाया, ये ऑयल है, ऑयल की एक लेयर बन गई। अब ऑयल की जो लेयर बनी है वो कैसे भी बन सकती है, ऐसे चारों ओर फैल जाए, कैसे भी, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, हमें केवल इतना फोकस करना है कि ऑयल की एक लेयर बनी, ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, ऑयल मीडियम है, और नीचे क्या है, वाटर मीडियम, ठीक है। इसमें भी देखो, नीचे क्या था, वाटर मीडियम था, ऊपर ऑयल की एक लेयर बन गई, ऑयल मीडियम है, और ठीक उसके ऊपर क्या है, हवा है, तो एयर मीडियम, ठीक है। तो कोई भी 3 मीडियम हो सकते हैं, ऊपर नीचे सेम भी हो सकता है, हवा ऊपर नीचे पानी भी हो सकता है, बीच में कोई अलग डिफरेंट मीडियम रहे, ठीक। अब ये जो लेयर डिपॉजिट होती है किसी सरफेस पर, उसको कहते हैं फिल्म, क्या कहते हैं, फिल्म बनना, ठीक है। तो ये है फिल्म, ठीक। ये फिल्म है, तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, हालांकि ये बहुत ही कम थिकनेस की फिल्म होती है, इसलिए इसे थिन फिल्म भी कहते हैं, थिन फिल्म भी कहा जाता है। अब रोल क्या है, कि अगर आप क्या करते हैं, पानी पर थोड़ा सा ऑयल डिपॉजिट करते हैं तो वो कलर दिखाई देता है, रंग बिरंगी कलर दिखाई देते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट वेव इंसिडेंट होगी, ये लाइट वेव इंसिडेंट हुई, अभी इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे क्यों पूरे लेक्चर के दौरान पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वेव रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्टेड हुआ, यानी कि ट्रांसमिट होकर के दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसमिट होकर के यहाँ कहीं चली गई, यहाँ हुई, अब ये वाटर सरफेस वाले पर टकराएगी, फिर से रिफ्लेक्ट हुई होगी और फिर से रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो ऐसे कुछ चली जाएगी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि वाटर सरफेस है, उसके ऊपर एक मान लो ऑयल की ये लेयर बनी, ये पूरी एक लेयर है ऑयल की, इसके ऊपर वेव आई, सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो गई, पहली रिफ्लेक्ट होने वाली, फिर कुछ ट्रांसमिटेड होगी, ठीक है। अब जो ट्रांसमिटेड हुई है वो फिर से क्या होगी, उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पोर्शन ट्रांसमिटेड हो गया, ये ऑयल मीडियम में, ये नीचे वाटर है, ठीक है। अब जो ट्रांसमिट हुआ उसकी हमें बात नहीं करनी है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुआ वो फिर से क्या होगा, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सी जो वेव बाहर आ रही है, ये वेव जो आ रही है, वो वेव जब एक जगह कहीं मिलती है या फिर हमें
दिखाई देती है, वेव्स मिलती हुई दिखाई देती है, तो उसका कलर भी दिखाई देता है। ठीक है, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके, अभी हम बहुत अंदर गहराई में कहानी में चलेंगे। तो पहले मैंने ये बताया कि वाटर सरफेस के ऊपर एक लेयर बनी है, लेयर को हम कह रहे हैं फिल्म कह रहे हैं। उस फिल्म का थिकनेस कुछ हो सकता है, हालांकि वो थिकनेस जो बहुत कम होता है, इसलिए उसे थिन फिल्म भी कहते हैं। इसलिए हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, अब जो फिल्म है, यहाँ पर ऑयल है, और इस ऑयल में क्या होता है, जब व्हाइट लाइट या कोई सा भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अपने लिए व्हाइट लाइट है, ठीक है, जब व्हाइट लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो इंटरफेरेंस के कारण रंग बिरंगी नजर आती। ठीक है, अभी मैंने इतना बताया केवल। चलो ठीक है, ये कैसा है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। क्या मैंने बताया कि जब वेव फिल्म से टकराएगी तो टकराने से दो या तीन वेव जितनी भी रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से इंटरफेरेंस होता है, सही है ना, और इंटरफेरेंस की वजह से कलर दिखता है। तो थिन लेयर ऑफ ऑयल, थिन लेयर ऑफ ऑयल एंड ऑयल ऑन वाटर, थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस एंड सॉ बबल। तो सॉ बबल की हम बात करते हैं, ये ठीक है। तो सॉ बबल में ये ऐसा दिखेगा, सही है। इसमें बीच में वाटर, ऊपर एयर, नीचे, सही है। एक वेव आई, एक रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से ट्रांसमिट हो गई, फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये दो वेव जहां जाकर के इंटरफेयर करेगी, इंटरफेरेंस करने से क्या दिखेगा, फिर से उसका कलर दिखाई देगा। तो ये दूसरी कहानी, यानी कि thin layer of oil on water surface so bubble showed varied color in white light due to interference of waves from two surface of the film। ठीक है, डिटेल में आएंगे धीरे धीरे, अभी मैं केवल रूपरेखा रख रहा हूँ। चलिए, तो पहला पोर्शन मैंने बताया। अगला अगला ये है, इसी तरह से जहां जहां फिल्म बनेगी, किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में तीसरा कोई एक मीडियम आ जाए तो वहां उसकी फिल्म बन जाती है। ठीक, फिल्म मूवी वाले नहीं है ये। चलिए, तीसरा, मान लो एक ग्लास प्लेट है, एक ये ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर हमने एक लेंस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, लेंस। तो लेंस रखा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की जानकारी आपको रे ऑप्टिक्स में है, ठीक है। तो ये लेंस मैंने बनाया ऐसा, जो कि ग्लास प्लेट पर रखा हुआ है। तो देखो, ये है अपर सरफेस, तो इसमें अपर सरफेस की हम बात कर रहे थे। तो ये ग्लास प्लेट है, ये लेंस है पूरा, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है लेंस, ठीक। तो ग्लास प्लेट का अपर सरफेस और लेंस का लोअर सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब हवा है, ठीक है, यानी कि एयर मीडियम। तो एयर फिल्म बन जाएगी, मतलब हवा की क्या बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। अब उस फिल्म का देखो, ये शेप कुछ ऐसा होगा क्या, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना। तो ऐसी भी फिल्म बन सकती है। वहां पर हमने देखा कि वाटर सरफेस पर लेयर ऐसी बन रही थी, ऐसी भी बन सकती थी, ऐसी भी फिल्म बन सकती है, ठीक है। अब इसमें फिल्म बनने से देखो क्या हुआ कि फिल्म बना। अब अगर इस पर हम सोडियम लाइट की वेव इंसिडेंट करवाते हैं, कौन सी लाइट, सोडियम लाइट, ठीक है, देन पहले तो सबसे पहले ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट करवा दें इसे, सबसे पहले यहीं से रिफ्लेक्ट करवा दें, ये यहाँ आया, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये फिल्म से आगे गया और ये आगे फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना समझो कि हाँ वेव आ रही है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ऐसे वैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये वेव जब आगे जाके मिलेगी तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और इंटरफेरेंस की वजह से कहा, इफ दिस फिल्म is illuminated by the sodium light due to interference, then concentric bright and dark rings are formed। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंसेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर के चारों ओर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स बन जाती है, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ऐसे, ठीक है ना। फिर एक और, इनको कहा जाता है न्यूटन रिंग। क्या कहते हैं इसे, न्यूटन रिंग। ये अपने सिलेबस में नहीं है, केवल डेफिनेशन है, पढ़ लिया आपने, ठीक है।
तो अभी मैंने कल एक रूपरेखा रखी कि जहाँ फिल्म है वहाँ फिल्म पर अगर आप लाइट इंसिडेंट कराओगे तो इंसिडेंट करवाने की वजह से कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होगी, कुछ वेव ट्रांसमिटेड होगी। रिफ्लेक्टेड वेव जहाँ जाकर मिलेगी उससे मिलने की वजह से इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस की वजह से आपको कुछ अलग अलग कलर दिखाई देंगे। उसी तरह से जो वेव का जो पार्ट ट्रांसमिटेड हुआ है यानी कि रिफ्लेक्शन में चला गया है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसमें चला गया है, तो वो वेव जहां जाके मिलेगी उसकी वजह से भी इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से भी कलर दिखाई देंगे। ठीक है, हमें पढ़ना है मेनली इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, वो सारी चीजें भी उसमें रिफ्लेक्शन में देखेंगे। चलिए अब आगे पिकॉक यानी कि मोर, मोर के जो पंख हैं, पंखों का जो कलर है वो भी किसकी वजह से है? दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, तो कलर ऑफ पिकॉक, कलर्स ऑफ पिकॉक feathers are also due to interference in thin film। जी हाँ, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। और एक और आपने देखा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो स्पेसिफिक किसी रीजन में पाए जाए उनका भी जो रंग वगैरह होता है वो भी किसकी वजह से है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। यानी कि बहुत सारी घटनाएं हैं डे टू डे लाइफ में जो केवल इस वजह से ही होती है। ठीक है, तो इसे हमें काफी ध्यान से पढ़ना है। अब पहला सवाल आता है कि जो ये लेयर बनेगी, थिन फिल्म बनेगी, तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द फिल्म। इंटरफेरेंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द फिल्म if lambda is comparable to t thickness of film। यानी कि थिकनेस ऑफ फिल्म और जो वेवलेंथ उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो इंटरफेरेंस इज कॉमनली, तभी वो ऑब्जर्वेशन में आएगा, वरना आपको उसका कलर भी कुछ अलग तरीके से दिखाई नहीं देगा, कुल मिलाकर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी है। चलिए, यानी कि इंटरफेरेंस होने के लिए भी ये कंडीशन जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हमें ये डिस्कस कर लेना है कि कोई भी जो वेव है वो अगर उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर उसकी एफ है, ये कोई लाइट वेव है और ये अभी वैक्यूम में है, क्या है? वैक्यूम में है या फिर एयर मीडियम में है, तो उसका वेवलेंथ लैम्बडा है और फ्रीक्वेंसी एफ है। ओके, तो वी कैन से C इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। करेक्ट ना? किसी मीडियम में है तो किसी मीडियम में, यानी कि मीडियम चेंज होने पर, पहले वैक्यूम या एयर था, अब मीडियम चेंज हुआ, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। तो क्या होगा? तो यह होगा कि उसका वेवलेंथ होगा अब चेंज, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा और लैम्बडा चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी उससे पहले लैम्बडा नया क्या आएगा? लैम्बडा जो पहले था एयर में या वैक्यूम में डिवाइड बाय में, और नया वेलोसिटी v डैश इक्वल टू एफ लैम्बडा डैश। ठीक है, अभी मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो इस कंसेप्ट में काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये काम में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है? कि जब उससे रिफ्लेक्टेड होकर के आने वाली रे, उससे रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली जो रेज है वो अपनी आंखों पे मिले। सही है ना? यानी कुछ ऐसा, मान लो ये दीवार है, ये दीवार मुझे कब दिखाई देगी? जब मैं देखूंगा? नहीं, ये दीवार मुझे तब दिखाई देगी जब इसके ऊपर जाने वाली रेज, ये सन रेज, ठीक है,
इसके ऊपर जाने वाली रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों पर पहुंचे। तो आंखें मान लो यहाँ है, ठीक है, ये भी यहाँ पर आए, ये भी यहाँ पर आए, ठीक है, तब मुझे पूरा पोर्शन दिखेगा दीवार का, ठीक है। तो ये भी चीज हमें अपने काम में आने वाली भी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो एक चीज काम में आती है, एक और चीज काम में आएगी अपने, ये क्या कहते हैं इससे, कि पैरेलल रेज आ रही है काफी दूरी से, ठीक, पैरेलल रेज आ रही है, मुझे उनको किसी एक जगह पर कन्वर्ज करना है। क्या करना है? कन्वर्ज। सो व्हाट वी विल यूज कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस इसे कहेंगे, या फिर आप अपनी भाषा में कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रेज यहां से जाएगी, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और फाइनली इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी एक जगह पर मिलना ही क्या होता है? कन्वर्जिंग, ठीक है ना। किसी एक जगह पर सभी रे का मिलना क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ द रेज, ठीक है। तो ये होगा कन्वर्जेंस ऑफ द रेज, ये भी काम आने वाला। मतलब ये पूछ लिया जाए कि पैरेलल रेज आ रही है, उसको किसी एक जगह पर लेकर आना है, क्या यूज करूं? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट अपना प्लेन पैरेलल फिल्म, क्या है इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि अगर वाटर सरफेस पर क्या बनती है? ऑयल की एक लेयर बनती है, ठीक है। तो उसको हमने फिल्म कहा था, ठीक। लेकिन ये फिल्म क्या थी? इसका शेप देखो, बहुत अजीबोगरीब शेप, ठीक है। तो अजीबोगरीब शेप है, तो ऐसे ही फिल्म का एनालिसिस करना मुश्किल है अपने लिए। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये जो फिल्म बनी है वो प्लेन पैरेलल फिल्म है, यानी कि अभी इसी फिल्म को हम ऐसा दिखाएंगे। देखो पहले तो इसे देखो, यहाँ पर ये तो है वाटर, ठीक है, और ये है इसके ऊपर ऑयल, और ये है इसके ऊपर एयर मीडियम, ठीक है। अब देखना, सबसे पहला मैंने काम क्या किया? सबसे पहला काम मैंने ये किया, सबसे पहले इसको बना दिया ऐसा, ये जो अजीबोगरीब दिख रहा था शेप, इसको ऐसा बनाया, ऑफ थिकनेस टी, और यही क्या है? अपनी थिन फिल्म, और इसका कुछ ना कुछ मीडियम है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में होगा उस मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊपर भी कुछ मीडियम होगा, हवा पानी जो भी है, और नीचे वाटर, ठीक है। अब डेफिनेशन, ए ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो यूनिफॉर्म मतलब हर जगह थिकनेस टी ही है, क्योंकि यहाँ क्या था? डिफरेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेस इज नोन एज प्लेन पैरेलल फिल्म। यानी कि ये हम अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए इसी चीजें डिफाइन किया, ओके। चलिए, तो ये हुआ प्लेन पैरेलल फिल्म। तो अब से जब भी मैं कहूँ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, तो ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ये फिल्म है, यही फिल्म है केवल, ठीक है। चलो, अब हमें पता है एक चीज कि जिस किसी मीडियम का म्यू ज्यादा होता है, म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर, और जिसका म्यू का वैल्यू कम होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सही। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम जो भी है, उसका हमें एनालिसिस करना है। तो अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल पार्ट कंप्लीट होता है, सॉरी ज्योमेट्रिकल पार्ट स्टार्ट होता है ना। लेक्चर फ्लो कुछ ऐसा रहेगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन पहले हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए, आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं। चलिए, अब क्या करना है? नाउ लेट अस कंसिडर ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी। कंसिडर दिख जाएगा क्या? यहाँ पर दिख जाएगा, चलो। तो कंसिडर ए फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड डिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, ओके। तो सबसे पहले यहां बना देते हैं, चलो। तो ये हो गई भाई एक थिन फिल्म, मैंने काफी बड़ी दिखाई है फिल्म, ठीक है।
और इसका थिकनेस कितना t है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू है। ओके चलिए, नाउ लेट्स सपोज ए लाइट वेव इंसिडेंट ऑन film. Okay, so first point, let a light wave incident on a film at an angle I for incident. तो ये किसी एंगल पर इंसिडेंट हुआ। अभी मैं केवल इसे लाइट कह रहा हूं, मैंने व्हाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया। अभी केवल अपने लिए एक रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि ये एक रे है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो रे आई है इंसिडेंट हुई है किसी न किसी एंगल, वो एंगल आई, सबसे पहला काम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये है भैया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, दूसरा कुछ पोर्शन इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होगा, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगा। किसमें, इसमें। अब हमें नहीं पता कि ये डेंसर या रेरर, तो डेंसर या रेरर के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल के इधर बेंड हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम बेंड हो जाएगा, सही है ना, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड ऑन दी डेंसर और रेरर। तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो डिपेंडिंग कंडीशन हम कर लेंगे। तो मैंने केवल इतना दिखाया, ये मान लो ट्रांसमिटेड है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हल्का सा जब दिखा देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहेगी पूरा डायग्राम कवर अप करने में। ठीक, तो ये ट्रांसमिटेड है। ठीक, अब इसके आगे ये होगा कि ये फिर से यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी कुछ पोर्शन, तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, सही है, और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, अब जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें हाल फिलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, हम इसमें इंटरेस्टेड हाल फिलहाल नहीं है, या फिर थोड़ी देर बाद इंटरेस्ट दिखाएंगे। चलो मान लेते हैं ट्रांसमिटेड है। चलिए, अब ये रिफ्लेक्टेड थी, वापस ये ऊपर गए फिर से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, तो ये हो गई रिफ्लेक्ट और ये सीधा ट्रांसमिटेड। ठीक है, फिर से ये वेव इधर आई, फिर से ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन, ये ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सही है, सही है। अब देखो ये जो रे आई थी ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, फिर ट्रांसमिट हुई, फिर रिफ्लेक्ट, फिर ट्रांसमिट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर ट्रांसमिट। तो होता क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैनी रिफ्लेक्शन and refraction takes place. Many reflection and refraction takes place. चलो, तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुद्दा यह है कि कब तक ये होता रहेगा ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन। तो होता यह है कि आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, ये थर्ड रिफ्लेक्शन, सही है, ये फोर्थ रिफ्लेक्शन, फिफ्थ रिफ्लेक्शन, बाकी सब ट्रांसमिटेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, बाकी सब ट्रांसमिटेड। तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, कितना रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, मतलब इसका डेप्थ देखो। मान लो यहाँ से 100 एम्पलीट्यूड की आई वेव, कुछ इसमें से चला गया, मान लो 10 चला गया, यहाँ से 90 बची, 90 एनर्जी, 90 जूल की एनर्जी बची उसमें, फिर कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई, तो मान लो इधर 70 चली गई, इधर कितनी बची, 20 जूल। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे ये कम होती जाती है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। तो यहां पर लिखना क्या है, लिखना यह है, थिन फिल्म ट्रांसमिट strongly and reflect weakly। ठीक है, यानी कि जो थिन फिल्म होती है वो ट्रांसमिट करने में बहुत आगे रहती है,
रिफ्लेक्ट करने में कमजोरी दिखाती है, वो उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है यानी कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद या 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, ना कि बराबर। तो हम क्या करते हैं कि भाई 2 ही रिफ्लेक्शन मोस्टली हम दिखाते हैं। कितने रिफ्लेक्शन? 2 ही रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 ही दिखा देंगे। चलो, सो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू नेग्लिजिबल, इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू ए नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? रिफ्लेक्टेड वेव की। ठीक है, तो यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब क्या करना है कि इन शॉर्ट लाइट वेव आई, बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हुए, लेकिन 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो तीसरा रिफ्लेक्शन है उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है, इसलिए तीसरा रिफ्लेक्शन और चौथा उसके आगे के रिफ्लेक्शन कंसिडर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थिन फिल्म का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, वो ट्रांसमिट करता है स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा करता है, रिफ्लेक्ट थोड़ा ही करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहाँ कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपको हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, A + R + T = 1। ठीक है, ये वहां से आइडिया मिलता है, अब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन, ये वहां का है। ठीक है, वहां की प्रॉपर्टीज पता चलती है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। अब आगे मैंने कहा था कि कुछ रिफ्लेक्टेड वेव्स आगे मिलती है, कुछ ट्रांसमिटेड वेव्स मिलती है। तो देखो, ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट हुई, सही, ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो देखो, ये है रिफ्लेक्टेड वेव 1, ये है रिफ्लेक्टेड वेव 2, ये है रिफ्लेक्टेड वेव 3। बॉटम सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुई, इससे मैं ये कह दे रहा हूँ, ये पूरी रिफ्लेक्टेड वेव, बॉटम से ये रिफ्लेक्टेड पूरी। ठीक, इसको हमने पूरा मान लिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि ऐसा किया जाए कि ये ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिटेड है, लेकिन इंटरफेरेंस तो होगा, वो तब होता है जब वेव किसी एक जगह पर आकर मिल जाए, है ना। ये तो आके मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो पैरेलल है। तो मैंने कहा था कि पैरेलल रेस को किसी एक जगह पर लाना हो तो क्या यूज करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। तो एक तिरछा सा कन्वर्जिंग लेंस यहां दिखा देंगे, ये लीजिए। तो एक इधर भी दिखा देंगे, इनको भी तो मिलाना है। अभी ठीक। चलो, ये इससे पास होगी, इससे पास होगी, इससे पास होगी और किसी एक जगह जाके मिलेगी। ठीक है, तो इससे कह देते हैं पॉइंट सी। ठीक है, ये है पॉइंट पी और ये है अपना पी डे। ठीक है, चलिए, तो ये डायग्राम अपना इन जनरल डायग्राम, इसे बना लीजिए बढ़िया से। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे, अभी हमने कहा कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद जब कहानी खत्म हो जानी है तो तीसरा ले क्यों रहे, तीसरा ले ही क्यों रहे। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक लेंस वहां पर है, लेंस को मैं हटा दे रहा हूँ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इन जनरल डायग्राम आपको याद रखना है, लेंस को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हम कुछ एनालिसिस करेंगे। मैंने कहा कि जब भाई 2 ही रिफ्लेक्शन आपको एनालिसिस करना है तो तीसरा दिखाए क्यों रहे हो? तो तीसरा क्यों दिखा रहे हैं, हम ये भी देख लेते हैं, है ना। इसे नाम दो ए, ये बी, ये सी, या फिर इसे ही दे देते हैं डायरेक्ट, उसका नाम जरूरत ही नहीं। ये लो ए, ये बी, ये सी, ये डी। सही, तो हम क्या करते हैं, 2 ही रिफ्लेक्शन लेते हैं।
पहला हो गया यहाँ से, दूसरा हो गया यहाँ से, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। चल, ताकि 2 वेव नीचे मिल जाएगी, 2 वेव ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। इतना ही हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये आई है ट्रांसमिशन की वजह से, ठीक है ना। आगे कन्वर्जिंग लेंस से आपको याद रखना है, मैं दिखा नहीं रहा हूं इसमें। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन और ये आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां से। चलिए, नाउ यहां पर है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यहां है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, इसे पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यही हमें समझना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही समझना है, तो इसे समझने के लिए ये समझना जरूरी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिशन वेव। ट्रांसमिटेड लिख सकते हो, ट्रांसमिटेड, ओके, सही ना, अभी सही है। ओके, तो ट्रांसमिटेड वेव कौन कौन सी है, मान लो कन्वर्जिंग दिखा देते हैं, ये लो। पहली एक रे है बीपी, है ना, रे 1 बीपी। रे 2 कौन सा है, डीपी, डीपी है ना, डीपी ही है। ओके, बीपी और डीपी, ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है क्या, कुछ है। बी वाली वेव तो यहां से स्टार्ट हुई, बी, बीपी और डीपी के बीच में ये रास्ता रहा एक्स्ट्रा, ये वाला, सही है। देखो, बीपी तो सीधा चल करके यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है, बी से निकली पी पहुंच गई। ये वाली यहां से आई क्या डायरेक्ट, नहीं, पहले वो बी से स्टार्ट हुई, फिर यहां आई, फिर ये चली, सही है। यानी कि ये एक्स्ट्रा चली है कितना, बी सी प्लस सी डी, सही है, बी सी प्लस सी डी चली है। और भी तो और चली है एक्स्ट्रा, और भी एक्स्ट्रा चली है। तो अगर क्या है कि दिख रहा है, एक तो बी सी प्लस सी डी एक्स्ट्रा चली, सही ना, हम क्या इन दो लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं। तो बी सी प्लस सी डी एक्स्ट्रा चली, और साथ ही साथ यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये एक्स्ट्रा, सही, सही ना। तो इस केस में क्या है, ज्योमेट्री बहुत है, ज्योमेट्री क्या है, बहुत ज्यादा है। बी सी प्लस सी डी कैसा है, फिर से देखते हैं एक बार। रे 1 थी, रे 1 कौन सी है, डीपी, रे 2 कौन सी है, डीपी। तो देखो, इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं बेहतर तरीके से, ऐसे लग रहा है कि मजा नहीं आया। तो रे 1 डीपी यहां से, तो देखो स्टार्टिंग से ये थिन फिल्म है, यहाँ एक रे इंसिडेंट हुआ, हो गया, पहली रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट वाले से हमें मतलब नहीं, ये ट्रांसमिटेड हुई, यहां तक ये सिंगल वेव थी, कोई दूसरी थी क्या, नहीं, बी तक एक ही वेव थी। अब बी से एक वेव ट्रांसमिट हुई, ये पी तक पहुंची, सही, दूसरी वेव यहां गई, यहां गई, फिर यहां, फिर ये पी तक पहुंची, पी तक ही दिखाते हैं इसे, है ना। तो ये क्या है, बी से सी, सी से डी, डी से पी। तो दूसरी वेव कितना चली, डीपी तो चली बी से पी, दूसरी वेव डीपी कितना चली, बी से सी, सी से डी और डी से सी, कितना एक्स्ट्रा चली, बी सी प्लस डी, यानी कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा चली। तो जो भी एक्स्ट्रा चली है वो क्या है, पाथ डिफरेंस, वो क्या है, पाथ डिफरेंस। अब देखो, यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालना मतलब एक बहुत बड़ी ज्योमेट्री को न्योता देना है, उसे आमंत्रित करना है, ठीक है। तो हम नहीं करने जा रहे हैं, उससे क्या करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं, तरीका ही है। नाउ लेट अस कंसिडर, let us consider incidence angle I equal to 0, incidence angle I is equal to 0, इंसिडेंस एंगल को क्या मान लो 0 है, ठीक है। तो देखो 0 है तो क्या होगा, 0 है तो क्या होगा, देखते हैं।
लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी। आई इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब ये ऐसे ही हो गए, ऐसे इंसिडेंट हो रही, नॉर्मल, एग्जैक्टली नॉर्मल। ठीक है, सही है। अब देखो ये बी यहाँ पहुंच, हमें केवल ट्रांसमिटेड पे फोकस करना। ओके, चलिए, तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ होगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हुआ। चलो ये तो क्या था, अभी ए है, ये तो बी यहाँ है, ठीक है, तो बी तक ट्रांसमिट होकर आई। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब 90 डिग्री पर कोई इंसिडेंट हो, जैसे जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई होती है एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी होगी, तो रिफ्लेक्ट तो हो गई, रिफ्लेक्ट तो हो गई। अब देखो जब एंगल आई इक्वल टू जीरो है, जीरो है, तो देखो क्या होगा कि ये ऐसे आई होगी, फिर ये ऐसे गई होगी, फिर ये ऐसे, मतलब ये एग्जैक्टली पैरेलल दिखाई देगा, है ना। तो बी से सी, सी से डी, सेम, यानी कि बी और डी कॉन्साइड करेंगे, बी एंड डी विल कॉन्साइड। मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, बी एंड डी विल कॉन्साइड, करेक्ट। बी और डी कॉन्साइड करेंगे, अगर कॉन्साइड कर गए तो तुम्हें क्या दिक्कत, कर गए तो ये दिक्कत नहीं है। अब आसान हो गया, पहले देखो ज्योमेट्री कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता था, अब सीधी स्ट्रेट। ये कितना एक्स्ट्रा चली, एक्स्ट्रा चली थी बी सी प्लस सी डी, एक्स्ट्रा कितना चली थी, बी सी प्लस सी डी। अब ये वाला हट गया ना भाई, देखो यस, तो बहुत आसान है, केवल ये ज्योमेट्री समझ गए तो ये बी तक आया, सी से डी से ये पी तक पहुंच गया, यहीं पर सी है, यहीं पर वापस डी है, और डी से वापस सी आ गया। तो दोनों के बीच में यहां से यहां तक पार्ट डिफरेंस सेम, केवल एक्स्ट्रा कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। कहिए, चलो बी सी कितना, ये थिकनेस कितना था टी, तो टी चला टी आ गया, सही है ना। ओके, लेकिन 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 ये क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। सही है, और ऑप्टिकल क्या आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, न्यू है, तो किसी मीडियम में अगर लाइट वेव ट्रेवल करती है तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल कितना 2t, यानी कि 2 म्यू टी, ये डेल्टा एक्स। कब आया, कब आया, कब आया, जब आपने माना कि एंगल आई क्या है, जीरो है, तब आया इसी, ठीक है ना, तो उस अजम्पशन के साथ आया है। तो ये आ गया आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, किसके लिए, फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट, फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट। अब आगे, अब अगर ये ट्रांसमिटेड लाइट के लिए पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस पता हो, तो मैं पता कर सकता हूं कि जब दो वेव के मिलने से यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या फिर मिनिमम इंटेंसिटी होगी, पता कर सकते हैं ना। मैक्सिमम कब होती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मिनिमम कब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। चलिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आया 2 म्यू टी, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका होना चाहिए, इन दो ट्रांसमिटेड लाइट का, वैसे बहुत सारी होगी, हमने दो दिखाई है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन लेमडा, डेल्टा एक्स कितना है अपने लिए 2 म्यू टी,
where n is 0 1 2 3 and so on and so forth। ठीक है, T क्या है? थिकनेस है। तो थिन फिल्म में ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से जब दो ट्रांसमिटेड लाइट, दो या दो से ज्यादा, किसी जगह मिलेगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ओके, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस कैसा होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n-1 लैम्डा बाय 2, सही है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या? 2 म्यू टी। सही है ना? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये चीज, मिनिमम के लिए ये चीज। दूसरी बात, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जब इंटेंसिटी मिनिमम हो तो एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो सही भी है, एक जगह मैक्सिमम है, एक जगह मिनिमम है, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सही है, तो एनर्जी कांस्टेंट। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई कि मान लो मैं कहता हूं टोटल एनर्जी है 100 जूल, ये जरूरी है मैं जो बता रहा हूं 100 जूल वाला कंसेप्ट समझने से आगे भी दिक्कत होगी, वरना 100 जूल टोटल एनर्जी है और मैक्सिमम है 80, मिनिमम है 20। तो 80 प्लस 20 क्या ये कांस्टेंट रहा? जी हाँ। अगर मैं कहता हूं मैक्सिमम 70 है तो मिनिमम को कितना होना पड़ेगा? 30। तो 70 प्लस 30 क्या रहा? कांस्टेंट। इससे मैं कहता हूं अगर ये 10 है तो ये 90 होना चाहिए, उसे 90 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। सही ना? चलो, ये तो समझ में आया। ये था सारी कहानी ट्रांसमिटेड के लिए। तो ट्रांसमिटेड लाइट हो गई, अब रिफ्लेक्टेड पर आते। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भी तो सेम ही कहानी होगी, इसमें भी क्या होनी चाहिए? सेम कहानी होनी चाहिए। तो देखो कैसे क्या होगी सेम कहानी। इसमें भी वही केस कि ऐसे अगर पाथ डिफरेंस निकालोगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्या करना पड़ेगा? एंगल आई इक्वल टू 0, और एंगल आई इक्वल टू 0 लोगे तो इंटरफेरेंस इन केस सेकंड फॉर रिफ्लेक्टेड, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड वेव की हम बात कर रहे हैं। चलो बढ़िया। अब तो ऐसा किया जाए, लेट अस अज्यूम आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंसिडेंस एंगल 0 है। अब हमें केवल फोकस करना है इंसिडेंस, सॉरी, रिफ्लेक्टेड वेव्स पर, इन दोनों वेव्स पर। अच्छा, मैं रिफ्लेक्टेड क्यों कह रहा हूँ? ये तो रिफ्लेक्ट हुई है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ गई ना, इसलिए मैं उसे रिफ्लेक्टेड कह रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट करेगी, नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो ये तो है ए, ये पहुंची बी तक। सही है, सही है। चलो, अब क्या करवाना है कि फिर ये आगे गई, सही, सी तक गई और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाए। सही है ना? तो पहला तो रिफ्लेक्ट यहीं से हो जाएगा। फिर से बताएं, कैसे? देखो, मजा नहीं आया। ये लाइट इंसिडेंट हुई, एंगल आई इक्वल टू 0। इंसिडेंट हुई तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। सही, एक रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट भी हो गई, तो ये ए से बी आ गई। सही है। अब यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई है वो वापस कैसे जाएगी? ये रिफ्लेक्टेड 1, ये रिफ्लेक्टेड 2।
तो एक्स्ट्रा कितना चली, एक जो चल कर आई थी और एक जो चल के जा रही है, टी ही चल कर आई है, टी ही चल कर जाएगी, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, टी। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है। ऑप्टिकल क्या आ जाएगा, सही है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी। ये तो 2 म्यू टी आता है, ये तो जादू हो गया भाई कि ट्रांसमिटेड में यही आ रहा था, रिफ्लेक्टेड में ही आ रहा था। जादू क्या था, दोनों में जब सेम रेजोल्यूशन लिया तो सेम होना भी था। लेकिन 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 क्या है, लेकिन ये है कि इसका अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने जाते हैं तो काफी दिक्कत है, यानी कि वो डिफिकल्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज डिफिकल्ट फॉर रिफ्लेक्टेड वेव्स, for reflected wave with I equal to 0, यानी कि I equal to 0 रखते हुए अगर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाए तो दिक्कतें हैं। तो क्या है, एंगल थोड़ा सा होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं हो सकता, से ना एग्जैक्टली हम नॉर्मल नहीं रखते हैं, थोड़ा सा एंगल रखते हैं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रखा जाता है इसमें, या फिर नियरली नॉर्मल। So incident wave is nearly normal. तो क्वेश्चन में यह दिया रहता है कि वेव इज इंसिडेंटिंग नियरली नॉर्मल, मतलब ये, ठीक है। चलिए, तो चाहे ट्रांसमिटेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, पार्ट डिफरेंस सेम देता है, तो क्या मैक्सिमम और मिनिमा की जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, उसे देखना महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं एक बार। देखें हम, तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए डेल्टा एक्स कितना आया, 2 म्यू टी, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, ओपीडी, ठीक है। और दूसरा अपने पास रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए भी डेल्टा एक्स कितना आया, 2 म्यू टी आया, ओपीडी, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि इसके लिए जो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा है, यानी कि 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा, ये देगा इंटेंसिटी मैक्सिमम से ना, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम। ओके, अब इसमें डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ओके, तो इंटेंसिटी मिनिमम थी और एनर्जी भी मिनिमम। यहां पर क्या यही चीज यहां पर होगी क्या, कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, क्या यही चीज मैं लिख दूं, अब लिखना तो यही चाहिए, विधि का विधान यही कहता है, लेकिन नहीं, इसे समझना बड़ा आसान है। समझते हैं, ये थिकनेस टी थी फिल्म की, एक वेव इंसिडेंट हुई, यानी कि एक रे इंसिडेंट हुआ किसी एंगल पर, ठीक। स्टार्टिंग वाले पे आ रहे हैं वापस। अब कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हुआ। ध्यान दो कि एक ही साथ दो घटनाएं होती है, रिफ्लेक्शन भी ट्रांसमिशन भी, दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। तो प्रोसेस जो है वो दोनों एक साथ होते हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ठीक। अब आप मैंने कहा टोटल एनर्जी अपने पास 100 जूल आ रही है एनर्जी वेव की, ठीक है। अब अगर इसमें यही कंडीशन लगती, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा और मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस लेमडा बाई 2, और इसमें वो लगी रही है, ठीक है, एन लेमडा और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो
n इक्वल टू 1 के लिए अगर इसमें मैक्सिमा बनेगा तो n इक्वल टू 1 के लिए इसमें भी क्या बनेगा, मैक्सिमा, और दोनों घटनाएं एक साथ होगी। अब मैंने कहा टोटल एनर्जी 100 जूल है, मान लो इसकी मैक्सिमम एनर्जी जब ये घटना हुई 70 जूल है, तो इसकी भी कितनी होगी, 70 जूल होगी। 70 और 70 कितने हो गए, 140, 140 हो गए ना। कितनी रही, 100। यानी कि ये दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती है, लेकिन इन दोनों घटनाओं में मैक्सिमा एक साथ नहीं आएगा, दोनों का मैक्सिमा एक साथ नहीं होगा, दोनों का मिनिमा भी एक साथ नहीं होगा। यानी कि एक का अगर मैक्सिमा है तो दूसरे का मिनिमा रहेगा, एक का मैक्सिमा है तो दूसरे का क्या रहेगा वहां पर, मिनिमा। जैसे इसका मैंने कहा यहां मैक्सिमा है, ठीक है, ट्रांसमिशन में मैक्सिमा बना, मैक्सिमा बना तो एनर्जी 70 जूल। अब एनर्जी कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पर मिनिमा को आना पड़ेगा, तो ये कहा मेरी एनर्जी मिनिमम रहती है, इसने कहा 30 हूँ तो 30 प्लस 70 100 है, बात समझ में। तो इन शॉर्ट रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि रिफ्लेक्शन में ट्रांसमिशन का उल्टा होता है। रिजल्ट क्या है, रिफ्लेक्शन वाले केस में मैक्सिमा और मिनिमा ट्रांसमिशन का उल्टा होता है। तो ये है मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा और 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ये लिख लीजिए, फिर मैं इसका रीजन भी लिखवा देता हूँ बढ़िया से। अगला पॉइंट ये समझो, उसका रीजन थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से जो समझाना था उसमें समझा दे कि ऐसा है कि जहाँ ट्रांसमिशन का मैक्सिमा है वहाँ रिफ्लेक्शन का क्या रहेगा, मिनिमा, और जहाँ ट्रांसमिशन का मिनिमा है वहाँ रिफ्लेक्शन का क्या रहेगा, मैक्सिमा। अब ट्रांसमिशन के लिए इन शॉर्ट हमें ये पता चला, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए सॉरी, 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए 2 म्यू टी इज इक्वल टू n माइनस 1 लेमडा बाय 2, ठीक है। अगर ऐसा है तो अभी से पढ़ते हैं। देखो अभी तक जो फिल्म हम दिखा रहे थे उसमें मैं एक बार कह रहा था रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में हर एक क्या है, वेव है, यानी कि इसका नेचर क्या है, वेव नेचर। और एक कैसी वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। कैसी वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट जब भी इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होती है स्क्रीन पर रंग बिरंगी क्या दिखते हैं, कलर दिखते हैं, वही। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड द फिल्म थिकनेस T will satisfy, if white light is used then film thickness T will satisfy, okay। if white light is used for the film thickness T will satisfy for, अच्छा ठीक है। तो ये था कि अगर फिल्म का जो थिकनेस T है वो व्हाइट लाइट के लिए अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, ये थिकनेस T, और व्हाइट लाइट के लिए इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, यानी कि व्हाइट लाइट की कुछ वेवलेंथ, क्योंकि व्हाइट लाइट में 3800 से 7800 यानी कि 7800 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ होती है, तो उनमें से कुछ वेवलेंथ ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जो सेटिस्फाई कर गई वो क्या करेगी, दे विल बी स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, क्योंकि वही तो क्या हो जा रही है, आगे ट्रांसमिट हो जा रही है। क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट के लिए वहां क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा था फिर ये ऐसा था, सही है ना, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर ये ऐसा जा रहा था, है ना, यहाँ जाके मिल रहा था। तो अगर मिल रहा था तो इस टी थिकनेस वाली फिल्म के लिए व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट कराए तो उस व्हाइट लाइट में कुछ वेवलेंथ ऐसी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमें उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी या फील होगी, ठीक है, कुछ ही वेवलेंथ की, ओके। दैट विल बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द कलर corresponding to lambda for which equation 2 is satisfied, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब कुछ वेवलेंथ ऐसी होगी जो लेमडा, कुछ वेवलेंथ ऐसी होगी जो लेमडा की जो इक्वेशन 2 है उसके लिए सेटिस्फाई होगी। अगर उसके लिए सेटिस्फाई होगी तो ये इंटरफेरेंस कैसा, डिस्ट्रक्टिव, मतलब वो लाइट, वो जो कलर्स है, वो जो कलर की वेवलेंथ है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगी, तभी तो आगे दिखाई नहीं देगी, यानी कि ट्रांसमिट नहीं हुई। नहीं हुई मतलब वो कहाँ रह गई, फिल्म के यहाँ पर रह गई अंदर, सही है ना, इनके अंदर रह गई, और वही कलर हमें दिखते हैं रंग बिरंगे, समझे। यानी कि इंटरफेरेंस दोनों के कारण होता है, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के कारण। ट्रांसमिटेड वेव के कारण भी कलर दिखता है और रिफ्लेक्टेड के कारण भी दिखता है। ट्रांसमिटेड के कारण कैसे दिखता है मैंने बताया, सेम वे रिफ्लेक्टेड में भी ऐसे दिखेगा कि जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा वो तो वहां डिस्ट्रक्टिव रहेगा, वहां नहीं दिखेगा, वहां थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, मतलब उसकी वजह से दिखेगा, ठीक है, मतलब उल्टा कर देना बस रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कहानी थी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड की। चलो और आगे बढ़ेंगे अभी। अगला पॉइंट ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी और बातें हम करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव किया गया कि रिफ्लेक्टेड में जो हमने पढ़ा वो सही था, अभी जो पढ़ा कैसे, उसके लिए वेव मोशन हम चलते हैं। क्या है वेव मोशन में, लेट अस कंसीडर ए कंपोजिट रॉड, कंपोजिट स्ट्रिंग ऑफ लाइट एंड हेवियर स्ट्रिंग, मतलब एक लाइट स्ट्रिंग लिया, एक हेवियर स्ट्रिंग लिया, दोनों को जोड़ दिया, वो कंपोजिट स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो ये है भैया लाइट स्ट्रिंग और ये है अपनी हेवियर, ठीक है, ओके। दूसरा यहां बना देते हैं कि यहां पर हेवियर है, यहां पर हेवियर है, ठीक है, और यहां पर लाइट हल्की वाली, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग। तो ये लाइट स्ट्रिंग, ये हेवियर है, ये हेवियर है, ये हेवियर है, ये लाइट। तो जो हेवियर है मतलब वो डेंसर है, डेंस मीडियम है, वो क्या है, डेंसर है। और जो हल्का है दैट मीन्स रेयरर मीडियम है, ठीक है। ये चर्चा हम कर चुके हैं वेव मोशन में, अभी बस याद कर रहे हो। अगर लाइट वेव से हमने एक वेव ऐसे जनरेट किया वैसे, समझे, तो ऐसे किया तो ये ए से जनरेट हुई, ठीक है, जनरेट हुई और आगे गई आगे गई आगे गई, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आगे डेंसर मीडियम है, और हमने देखा है वहां पर क्या कि एक वेव ए से रिफ्लेक्ट होकर आती, सही है, वेव ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आती है, या फिर ऐसे भी समझा जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। देखो और आसानी से, इतना टेंशन लो मत, ये वाला याद आ गया तो बेहतर है, नहीं याद आया तो अपने पास एक और तरीका है। मान लो ये रिजिड सपोर्ट, ना हिलेगा ना डुलेगा, यहां से स्ट्रिंग कनेक्टेड है और मैंने इसे पकड़ रखा मजबूत हाथों से। अब एक स्ट्रिंग में मैंने पल्स जनरेट किया, ये लो पल्स जनरेट किया, इधर जाए, ठीक है, ये पल्स गई पल्स गई, पल्स हर जगह क्या कर रही है, हर एक पार्टिकल को ऊपर उठा रही है, इसको भी ऊपर उठाएगी, जैसे जैसे आगे जाएगी सब ऊपर उठाएगी। क्या उसको उठा पाएगी पूरे को, नहीं, तो नहीं तो क्या होगा कि यहां पर जैसे आएगी कि पहले यहां पहुंची, ठीक है, फिर यहां आगे, ठीक है ना, तो आगे आगे जैसे जैसे पहुंचेगी, इससे टकराने के बाद वो ये क्या करेगा कि भाई मुझे हिला नहीं पाएंगे आप, क्या करूं, तो करना ये है कि वापस चले जाओ चुपचाप, तो ये चुपचाप चले गई, ठीक है, कैसे जाएगी, रिवर्स यानी कि ऑपोजिट, यानी कि 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, ठीक है, कब, जब रिजिड सपोर्ट से टकराकर
रिजिड का मतलब भारी है और भारी मतलब डेंसर है और ये हल्का है। यानी कि अगर कोई वेव रेरर मीडियम से डेंसर में जाए तो डेंसर से रिफ्लेक्ट होने के बाद 180 डिग्री का फेज चेंज आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सही है। और वहीं पर अब ये मैंने क्या लगा दिया, छल्ला लगा दिया, यानी कि रिंग हल्की सी हल्की फुल्की, ऐसे उठाओ तो उड़ जाएगी, ऐसे गिराओ तो गिर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने पल्स जनरेट किया, आगे गई, ये पल्स से गई, उठो, ये उड़ जाएगा, हल्का सा है तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा ही रहेगा इसी डायरेक्शन में, नो फेज चेंज। यानी कि रेरर मीडियम से डेंसर में जाओगे तो 180 डिग्री चेंज। ठीक है, और डेंसर से रेरर में जाओगे, डेंसर से रेरर में जाओगे तो नो चेंज। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों ही चीजें किसके लिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसी घटना को यहां बनाते हैं। ये वेव मोशन में देख लेना, मैंने कवर अप किया वहां पर। अब ये थिन फिल्म थी, ये ऐसे आई, तो यहाँ एयर मीडियम है, यहाँ कुछ भी रहा होगा, ऑयल है, यहाँ पर फिर से मान लो वाटर, कुछ भी है ना। ये रेयर मीडियम है, एयर, जैसे ही ऑयल की सरफेस टकराएगी तो कौन सा है ये, डेंसर। रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो 180 डिग्री क्या आएगा, फेज चेंज। यानी कि रिफ्लेक्ट तो होगी, रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन अगर वेव ऐसे आई है तो ये ऐसे जाएगी, समझे, तो 180 डिग्री का फेज चेंज। अब दूसरा, ये तो रिफ्लेक्ट होके गई, अब दूसरा ट्रांसमिटेड हो गया। ठीक है, ट्रांसमिटेड में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा हम वेव मोशन में पढ़ चुके हैं, ट्रांसमिटेड में नो चेंज। ठीक है, अब आगे आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई होगी, यहां से फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई होगी, लेकिन कौन से मीडियम से हुई इस बार, रेयर से नीचे क्या है, वाटर है, और वाटर ऑयल के रेस्पेक्ट में क्या है, रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये ऐसी ही रहेगी। सही, चलो अब इसमें तो आता है 180 डिग्री फेज चेंज, इसमें आता है नो फेज चेंज। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन के बाद फिर से कोई चेंज नहीं होता है, पहले भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद जो उससे मतलब नहीं। तो बुक्स में आप जो डायग्राम देखेंगे सीधा यही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, कि 180 डिग्री फेज चेंज यहाँ, और हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो केवल रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा, और 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाय 2। ये क्या है, मिनिमम, ये क्या है, मैक्सिमम। अब सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन हैं, दोनों करेंगे। कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए सोप बबल, इसका न्यू कितना, 1.33, दैट रिजल्ट्स इन ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सी लाइट के लिए बात कर रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ही होंगे, और रिफ्लेक्टेड लाइट के ही आपको याद रखने हैं। जैसे 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n-1 लेमडा बाय 2। ये तो होता है मिनिमा और ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, चलिए। इफ द फिल्म इज illuminated with light whose wavelength is
600 नैनोमीटर इन फ्री स्पेस, यानी ये वैक्यूम में दिया है, ठीक है, 600 नैनोमीटर। पूछा क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ ए सॉफ्ट बबल दैट रिजल्ट्स इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सही है ना, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वहां पर देखो उस फॉर्मूले में 2 म्यू टी इज इक्वल टू n माइनस 1 लेमडा बाई 2 है। लेमडा का क्या करना है, लेमडा वही रखना है, फ्री स्पेस वाला, या मीडियम में कुछ चेंज होगा, ऐसा कुछ देख क्या कहती है आपकी इच्छा, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए CI। ओके, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिया है, तो वो ऑलरेडी उस चीज में इंक्लूड हो गया है कि आपको लेमडा अलग से नहीं करना है कोई भी चेंज, ठीक है, फ्री स्पेस वाला ही रख देना है। ओके, अब मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो n कितना होना चाहिए, n इक्वल टू 1 2 3 होता है, और मिनिमम कितना होता है 1। फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम n इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, ये लेमडा बाय 2 खत्म हो गया। 2 इंटू म्यू कितना 1.33, टी हमें फाइंड करना है, लेमडा दिया है और अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आएगा बता देता हूँ। फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी 112.78 मिलीमीटर, 112.78 मिलीमीटर, ठीक है। ये लिखो, फिर अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आसान से ही आते हैं क्वेश्चन, केवल इसका थ्योरी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उसे भी अगर 2 बार समझ लोगे तो वो भी कहानी खत्म है। सीधा सा है कि भाई फिल्म जो है, फिल्म पर लाइट आती है, आने के बाद रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होते हैं। ट्रांसमिशन के कारण जो ट्रांसमिटेड लाइट आती है वहां पर भी इंटरफेरेंस होगा, रिफ्लेक्शन के कारण जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है वो भी इंटरफेरेंस करवाएगी। कंडीशन क्या है कि जहां उसका मैक्सिमा है ट्रांसमिटेड का, वहां पर रिफ्लेक्शन का मिनिमम, और हमें रिफ्लेक्शन को ही याद रखना है। अगला सब इन सोलार सेल हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है थोड़ा, वो देखते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सिलिकॉन सोलर सेल, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3.5, इज कोटेड विद ए थिन फिल्म, यानी कि एक सोलर सेल है तो सिलिकॉन सोलर सेल को ऐसे दिखा दिया, ये सिलिकॉन सोलर सेल जिसका म्यू कितना 3.5, इज कोटेड विथ, इसके ऊपर कोटिंग है किसका, थिन फिल्म का, ऑफ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, यानी इसके ऊपर एक थिन फिल्म है, ठीक है, SiO, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना 1.45। टू मिनिमाइज रिफ्लेक्टिव लॉसेस, ये कोटिंग क्यों किया गया है, टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्टिव लॉसेस, वो सोलर सेल की कहानी है। फ्रॉम द सरफेस डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ SiO, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, इसकी थिकनेस हमें फाइंड करनी है, तो यही फिल्म है अपने लिए, ठीक है, ये तो सेल है, ठीक है। ओके, डिटरमाइन मिनिमम थिकनेस ऑफ SiO दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट रिफ्लेक्शन एट ए वेवलेंथ, कितना दिया है, जो भी लीस्ट रिफ्लेक्शन वेवलेंथ कितना, नियर द सेंटर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये किसकी बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव, और वो भी क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, यानी कि अगेन ये कम से कम होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा है। देखो ऊपर कौन सा मीडियम है, कुछ नहीं, मतलब हवा है, और क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हवा है, यहाँ भी हवा है, चलिए इसके नीचे हवा, तो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ओके, एयर के लिए म्यू कितना होता है 1 होता है, 1, और यहाँ 1.45, तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में फेज चेंज कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फेज चेंज, ठीक है। अब दूसरी ट्रांसमिटेड हुई, यहाँ पहुंची, अब यहाँ इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.45, नीचे वाले का कितना 3.5, यानी कि ये रेयरर और ये डेंसर, तो रेयरर से डेंसर में जाने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई होगी, ठीक है, आगे जाके ट्रांसमिट भी होगी, उसमें भी क्या होगा, फिर से 180 डिग्री फेज चेंज आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इस तरह से चेंज होता है कि रेयरर टू डेंसर जाएगी तो फेज चेंज होगा ही होगा, फेज।
लेकिन हमें तो ये निकालना ही नहीं था, मैंने तो यूं बताया ऐसा। चलो हमें निकालना क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करनी है तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। मिनिमम होना चाहिए तो n इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2 2 2 2 2 2 1 लैम्डा बाय 2। क्या निकालना है, टी 4 म्यू, लैम्डा कितना 500। तो मैंने कहा था वैसा ही रखना होता जो फ्री स्पेस में दिया है। म्यू कितना, म्यू किसका, फिल्म का 1.45। आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 94.83। कितना मिलीमीटर है या इसे नैनोमीटर है, 94.8 नैनोमीटर। सही है। अच्छा पिछले वाले में भी नैनोमीटर ही था, वो मैंने बाय मिस्टेक मिलीमीटर लिख दिया, पिछले वाला सवाल था ना उसमें भी नैनोमीटर ही है, मिलीमीटर लिख दिया था, गलत लिख दिया है। ठीक है, ध्यान दे लेना उसका। तो ये था, कहानी इसकी खत्म होगी। चलिए लिख लीजिए इसे। इन दोनों में एक, इस सवाल में एक ये भी खास बात है, क्या अगर ये भी पूछ लेता तो बताओ दोनों के बीच में फेज चेंज कितना, तो कितना 180 इसका 180 इसका, दोनों के बीच में फेज चेंज कितना, 0 है। मतलब फेज चेंज इन रिफ्लेक्टेड वेव इज 0। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल बन जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना, उसके बाद खत्म करते हैं। अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वेज शेप्ड फिल्म क्या है, कि अब तक हम जो फिल्म कंसिडर कर रहे थे वो हर बार पैरेलल ही होती थी, लेकिन क्या गारंटी हर बार पैरेलल ही रहेगी, तो हमने मान लिया था। क्या पैरेलल थी, क्या बात में नहीं थी। यहाँ पानी था, ऊपर ऑयल जमा है, तो कैसा है, कर्व सरफेस है। तो उसी तरह का हमने एक और फिल्म माना है, वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, वेज खाने वाला वेज या नॉन वेज नहीं, ये वेज से दूसरा वेज है। A thin film having zero thickness at one end, किसी एक एंड पर जीरो थिकनेस है, एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, यानी कि कुछ ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल एंगल है ये, इतना भी स्मॉल नहीं कि आपको पता ना चले। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फिल्म बन रही है। ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा है, ये पूरा एक लेयर दिखाया मैंने ऊपर, बीच में फिल्म बन रही है। ठीक है, तो इसने कहा है कि किसी एक एंड पर, यहाँ थिकनेस कितनी है, देखो यहाँ थिकनेस कुछ है, यहाँ कम होती कम होती 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 होती, यहाँ थिकनेस कितनी है, 0। तो यही कहा है, ए थिन फिल्म हैविंग जीरो थिकनेस एट वन एंड, किसी एक एंड पर थिकनेस 0 एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीज करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए टू ए पर्टिकुलर थिकनेस, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जानी चाहिए। मान लो वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, T। इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड है वेज शेप फिल्म। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे की कहानी ये कि फिर से लाइट इंसिडेंट होगी, कैसे, किसी भी एंगल पर, लेकिन नहीं, लाइट फॉलिंग एट I इक्वल टू 0। ओके, देन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, अजम्पशन वही रखा हमने थ्रू आउट द टॉपिक, है ना, I इक्वल टू 0 फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, एक होगा मैक्सिमा और एक होगा मिनिमा, एक होगा मैक्सिमा एक होगा मिनिमा। मैक्सिमा कहाँ होगा, वही 2 म्यू टी इज इक्वल टू n-1 लैम्डा बाय 2। उल्टा है इसमें, उसमें भी जैसा, रिफ्लेक्शन में उल्टा है ट्रांसमिशन का। 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा, ये बन गया, ये खत्म होगा। ठीक, अब उसमें दूसरी बात ये थी कि जाहिर सी बात है कि फिल्म है, तो फिल्म के कारण कुछ वेव रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर के वो वेव किसी एक जगह मिली, मिलने से इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस का कलर दिखा, कलर यानी कि फ्रिंजेस है, कलर फ्रिंजेस का कलर दिखाई दिया। ठीक है, तो जो फ्रिंजेस दिखाई दे रही, मान लो मैंने ऐसा दिखा दिया। ठीक है, ये फ्रिंजेस है, इनकी विड्थ का, फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला भी इसमें होता है जो हमें डेराइव नहीं करना होता है। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू टेन थीटा। लैम्डा जो वेवलेंथ है, म्यू जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और टेन थीटा का ये थीटा। चलिए
इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते हम काफी पूरा देखते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू टेन थीटा। अब दिख रहा है कि बेस बनाया बड़ा है, लेकिन वास्तव में बहुत ही छोटा सा एंगल होगा, बहुत छोटा सा। तो बहुत अगर छोटा सा एंगल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। टेन थीटा को थीटा लिख दो, सही ना। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिखा जा सकता है। अब लेमडा फिक्स है एक घटनाक्रम के लिए, म्यू भी फिक्स है, चेंज क्या होगा थीटा, यहां से यहां तक थीटा हम कम ज्यादा कर सकते हैं। थीटा अगर मैंने जीरो ही कर दिया तो ये जो फेस है वो पैरेलल हो जाएगा प्लेट के, यानी कि पैरेलल हो जाएगा ना, दोनों दो जो फिल्म बन रही जिसके कारण भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं इफ थीटा इंक्रीजेस बीटा डिक्रीजेस, इफ थीटा डिक्रीजेस बीटा इंक्रीज, सही। थीटा इंक्रीज करके कितना कर सकते हैं आप, मान लो जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, ऐसा नहीं है 50 डिग्री। अरे फिल्म है भाई, कोई एंगल नहीं है ज्योमेट्री का, है ना। फिल्म है तो क्या है, बहुत ही छोटा सा एंगल है। तो अगर इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री भी कर दिया ना, तो जो सारी फ्रिंज बनी वो सारी हट जाएगी, इंटरफेरेंस पैटर्न वेनिशेस। मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 डिग्री, सही। मतलब हम नहीं चाहेंगे कि 1 डिग्री तो रहे रहे, इससे कम ही रहना चाहिए, ठीक है, या फिर 1 डिग्री के आसपास होगा तो भी चलेगा। अब तो थीटा हम हार्डली 1 डिग्री तक पहुंचा सकते हैं, उससे आगे नहीं। उससे आगे बढ़ाओ इंटरफेरेंस मिलेगा नहीं, फिर मतलब ही क्या बढ़ाकर। तो थीटा बढ़ाने पर बीटा कम होता है, यानी कि फ्रिंज विड्थ कम है, तो ये पतली पतली स्ट्रिप पास में आ जाएगी, मतलब नजदीक आ जाएगी एक दूसरे के। दूसरा केस, इफ थीटा डिक्रीजेस बीटा इंक्रीजेस, यानी कि फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। अब एक फ्रिंज विड्थ ऐसे हो जाएगी, फिर दूसरी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थीटा डिक्रीज करके कितना कर सकता हूँ, थीटा डिक्रीज करके फाइनली आप जीरो तक ही पहुंच सकते हो। जीरो जैसे ही पहुंचोगे ये पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तो फिर से इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि एट थीटा इक्वल टू जीरो इट बिकम पैरेलल फेसेस। ओके, फिल्म बिकम पैरेलल टू फेसेस, टू फेस, फेस कौन सा, ये वाला, देखिए। तो अगेन नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड। तो मतलब थीटा में बहुत ही सोच समझ के इसमें डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखो, जहां थिकनेस वाला पॉइंट जीरो है ना किसी एक एंड पर, यह वाला थिकनेस जहां जीरो है, तो जहां थिकनेस जीरो है, तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी इक्वल टू क्या होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ थिकनेस जीरो है तो थिकनेस जीरो पुट किया, सही। तो इससे क्या मिलता हमें, थिकनेस जीरो होने पर कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, थिकनेस जीरो होने पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखते हैं। चलिए, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। चलो थिकनेस वाला रोल रहने ही दो, इसे फाइनल करते हैं यहीं पर। 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा,
2 म्यू इक्वल टू n माइनस 1 लेमडा बाई 2 किसके लिए था ये? मैक्सिमा के लिए, ये किसके लिए? मिनिमा के लिए। तो जैसे जैसे जो कंडीशन गिवन होगी हम वैसे वर्कआउट करेंगे, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल में लेंगे ज़्यादा अच्छा वो रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कुछ को तो समझ में आया होगा। वैसे काफ़ी टफ रहा है आज का लेक्चर, है ना, क्योंकि इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा था। तो इन केस अगर आपको डाउट रहा तो हम लाइव लेक्चर में से डिस्कस करेंगे। आप पॉइंटों को नोट आउट करके रखिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो उसे फिर से हम रिकन्सिडर करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और इसमें डाउट होगा तो लेंगे ही हम फिर से।